ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 18, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 1000। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूँगा कि आपने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, किंतु बहुत बात ऐसी है जो उनके भाषण में नहीं आई है। यह बातें आ भी नहीं सकती थी क्योंकि समय का अत्यंत अभाव था। इस संबंध में मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, किंतु समय का अभाव मेरे पास भी है। इसलिए मैं सबसे पहले मुख्य बातों पर ही अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। पैरा। सबसे पहली बात जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ वह देश की रक्षा से संबंधित है। इससे पहले हमारी पड़ोसी देशों से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। इन लड़ाइयों के फलस्वरूप हमारे देश के कई भागों को उन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है, किंतु हमारी सरकार ने उन्हें हटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए हैं। केवल बातें ही बातें चलती हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी सदन की पूरी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशों के साथ हमारे संबंध ऐसे होने चाहिए जिनसे हमारे ऊपर सब कोई हमला करे तो हम नहीं कह सकें कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा मित्र है और किसका भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। किंतु आज तक ऐसा देखा गया है कि जब कभी हमारे देश पर ऐसे संकट की स्थिति आई है तो हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना पड़ा है और कोई भी हमारे साथ नहीं आया है। जिन देशों को हम मित्र कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे भय लगता है। ऐसे मित्र देशों के जहाजी बेड़े भी हमने हिंद महासागर में बढ़ते हुए देखे। पहले भी एक देश हमारा घनिष्ठ मित्र था और उसे हम अपना भाई मानते थे, किंतु बाद में हुई घटनाओं से ऐसा अनुभव हुआ कि राजनीतिक में किसी भी मित्रता का संबंध स्वार्थों से अलग नहीं हो सकता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लिहाज वाली बातों को छोड़कर हमें अपनी सुरक्षा की व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। पैरा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी नीति को बनाए रखना चाहिए तथा छोटे बड़े सभी देशों के साथ अपने संबंध मैत्रीपूर्ण रखने चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि इस संबंध में हमारी सरकार बिल्कुल एक तरफा निर्णय ले लेती है, जिससे ऐसे देशों के साथ संबंध कायम रखने में कठिनाई होती है। पैरा। मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय का हमारे देश के जनजीवन से, हमारे देश के लोकतंत्र से और हमारे देश की कानून और व्यवस्था से सीधा संबंध है। यही कारण है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले इस विषय पर हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ और शिक्षा शास्त्री हैं जो इस विषय में रुचि रखते हैं और मान्यवर जो हमारे देश के प्रशासक रहे हैं उन सब ने समय समय पर हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की पहल की है। इस विषय के बारे में काफ़ी
गंभीर चिंतन हुआ है। आज भी अगर हम इस स्थिति पर विचार करें कि हमारे देश में शिक्षा पद्धति का क्या प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि चारों ओर हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे बंद हैं। सब जगह झगड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में हिंसा और नाना प्रकार के झगड़े फैल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये शिक्षा के मंदिर नहीं हैं बल्कि हिंसा और उपद्रव के स्थान बन गए हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें विद्यार्थियों की गलती है। यह हमारी शिक्षा पद्धति का दोष है। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में सुधार होना ही चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के हित में नहीं हो सकती है और उसी का यह कारण है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के बारे में हमारे यहाँ गंभीर चिंतन हो रहा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति अंग्रेजी राज्य की देन है। लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश में जिस प्रणाली को चालू किया था उसी का थोड़ा बहुत रूप आज भी मौजूद है। 1968 में पिछले शासन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी और यह निश्चय किया था कि उसमें समय समय पर सुधार और परिवर्तन होता रहेगा। आज यह मांग बड़े जोरों से है कि हमारी एक निश्चित राष्ट्रीय नीति शिक्षा के संबंध में होनी चाहिए। राष्ट्रीय नीति की घोषणा होनी जरूरी है। मैं यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय नीति की घोषणा होने के पहले उसका सीधा संबंध जिन लोगों से है जिनका जिक्र मैंने ऊपर भी किया है, संसद और जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र हैं, लोग हैं, उनके विचारों को सुनने के पश्चात ही इस पद्धति को लागू करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति एक नाजुक विषय है और इसमें सुधार करने की काफ़ी गुंजाइश है। सुधार के परिणाम अच्छे निकलने चाहिए, इसलिए बहुत सोच समझकर नीति निर्धारित की जानी चाहिए। पैरा सभापति महोदय, यह मामूली बात नहीं है। आप इस बिल को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए तो साफ मालूम होता है कि किसी खास आदमी के लिए, खास समाज के लिए, खास गुट के लिए यह कानून बन रहा है। इसमें कहा गया है कि जहाज उद्योग को भी कर्जा दिया जाए, पहले नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ अभी सभी लोगों ने कहा है कि यह कानून इस अभिप्राय से बना था कि इस देश के व्यवसाय की उन्नति हो, तो व्यवसाय की उन्नति के लिए यह कानून बना। हम किसी व्यवसाय का नाम तो नहीं सुनते, लेकिन सुनते हैं कि करीब 80 लाख रुपया चीनी उद्योग को दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इस बारे में मैं पहले भी कई बार इस तरह की बात कह चुका हूँ। जब कोई संस्था स्थापित होती है तो उसके कार्य और कर्मचारी का अनुमान लगाना होता है, देखना होता है कि इतने कार्य हैं और इतने आदमी बहाल होने चाहिए। मुझे तो यह कहने में दुख मालूम होता है। पैरा मुझे तो इस सरकार को सरकार कहने में भी लज्जा मालूम होती है। इसको सरकार नहीं कहना चाहिए। यह तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। यह तो एक लूटने के लिए समाज बना है। वह जो कानून बनाते हैं वह इसलिए नहीं बनाते कि उससे देश को कोई लाभ हो, वह इसलिए ज़रूरी है कि किस काम के लिए किस आदमी को ले लें। इस मतलब से कानून नहीं बनता है, बल्कि इस मतलब से बनता है कि एक खास आदमी को उस
रोजगार पर लगाना है उसके लिए कानून बना देते हैं, उसके लिए विभाग खोल देते हैं, पद बना देते हैं और उस पर उस आदमी को बहाल कर देते हैं। इस काम के लिए यह कानून बनता है। अब यह कानून बन गया है। स्टॉप। यह थी हमारी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल इंडियन शॉर्ट हैंड। धन्यवाद।